आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में? तो हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण क्या होता है, जब दो लाइट वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, और वो दोनों लाइट वेव अगर सेम फेज में या कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर उन दोनों लाइट वेव्स के बीच हो, तो हम लोग क्या पाते हैं कि उस लाइट वेव में इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पुनः वितरण होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होगा उस कंडीशन में कि कुछ जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। जिस जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी उस जगह पर हम लोगों को ब्राइट या चमकीला दिखेगा, और जिस जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी उस जगह पर हम लोगों को डार्क या अंधेरा दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है यहां पर, ड्यू टू सुपरपोजिशन of two light waves of same amplitude and same frequency there is redistribution of intensity takes place due to which bright and dark bands of light is obtained due to which bright and dark bands of light are obtained. This phenomena is called interference, and the alternate bright and dark bands are called fringes, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है कि लाइट के सुपरपोजिशन के कारण, कैसे लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइट के इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर ब्राइट बैंड और किसी पॉइंट पर डार्क बैंड हम लोगों को मिलेगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फ्रिंज।
तो क्या होगा यहाँ पर, तो समान आयाम और समान आवृत्ति वाले लाइट वेव के सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के कारण इंटेंसिटी का पुनः वितरण होता है, जिसके कारण हमें ब्राइट और डार्क बैंड प्राप्त होती है। इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं और ये अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड फ्रिंज कहलाता है। ठीक है, तो ये है इंटरफेरेंस। ठीक, अब देखो ये इंटरफेरेंस होता कितने टाइप का है। ठीक है, ये जो टाइप्स इंटरफेरेंस का टाइप है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस है ना। इंटरफेरेंस दो तरह का होगा। पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अविनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अविनाशी व्यतिकरण। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव या इंटरफेरिंग लाइट वेव भी हम लोग कह सकते हैं। इंटरफेरिंग लाइट वेव जो होगा वो सेम फेज में मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरिंग लाइट वेव सेम फेज में मिलता है। ठीक है, तो सेम फेज में जब ये मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम फेज में मिलने के कंडीशन में क्या होगा कि दोनों लाइट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वहाँ हम लोगों को ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगा या मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा कंडीशन यहाँ पर, व्हेन टू लाइट वेव्स मीट इन सेम फेज देन ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो इसमें होता क्या है, अब जैसे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा हम लोगों को और ये मिल रहा है सेम फेज में, तो सेम फेज बोलने का मतलब क्या हुआ जरा सा वो समझ लो। जैसे ये कोई लाइट वेव है, ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग दूसरा लाइट वेव लेते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब दूसरे लाइट वेव को सेम फेज में, याद करो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे सेम फेज का मीनिंग क्या होगा। जैसे सेम फेज का मीनिंग ये हुआ कि जैसे फर्स्ट लाइट वेव का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो सेकेंड लाइट वेव का भी यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट का नेगेटिव हाफ साइकिल है तो सेकेंड का भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये क्रम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर लाइट वेव को सेम फेज में होने के लिए, मान लो ये तो फर्स्ट लाइट है, दूसरे लाइट को कहाँ से स्टार्ट होना होगा, अगर सेम फेज में ये तभी होगा जब दूसरा लाइट वेव भी स्टार्ट हो, कहाँ से, ए से। ठीक है, अब अगर मान लो कि अगर दूसरा लाइट वेव भी ए से स्टार्ट होगा तो दोनों लाइट वेव का फेज डिफरेंस क्या हुआ, दोनों लाइट वेव सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों लाइट का फेज डिफरेंस हो गया 0। ठीक है, फेज डिफरेंस है, फाई से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। अगर मान लो कि वो दूसरा लाइट वेव ए से स्टार्ट नहीं होता है तो फिर कहाँ से स्टार्ट हो सकता है जो कि सेम फेज में हो, अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से। जब सी से स्टार्ट होगा तो फिर वापस वो सेम फेज में होगा। अब ये सोचो कि जब सी से दूसरा लाइट वेव अगर स्टार्ट होता है तो दोनों लाइट वेव का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई पाई, यानी कि ये फेज डिफरेंस तब हो जाएगा 2 पाई। अगर मान लो कि सी से भी स्टार्ट नहीं हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तब ई से स्टार्ट हो सकता है। ई से स्टार्ट होगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पाई 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 4 पाई। अगर ई से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, जी से, ये हो जाएगा 6 पाई एंड सो ऑन, चलता जाएगा इसी तरह से। अब जरा इसी में तुम लोग देखो कि ये तो फेज डिफरेंस का कंडीशन हम लोग लिए, पाथ डिफरेंस के साथ क्या होगा। अब जैसे पाथ डिफरेंस जो होगा तो ए से लेकर सी तक को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा।
तो जैसे पाथ डिफरेंस अगर हम लोग ले तो पाथ डिफरेंस यहाँ 0, यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लेमडा। अगर मान लो सी से नहीं स्टार्ट होकर ई से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस फिर क्या होगा 2 लेमडा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा 3 लेमडा, चलता जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, फेज डिफरेंस जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई चलता जा रहा है। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 2n पाई, ठीक है। और पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वो है 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा सोन। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं n लेमडा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सोन। यहाँ भी वही है, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सोन। तो क्या हम लोगों को यहाँ दिखा कि जब दो लाइट वेव सेम फेज में एक दूसरे से मिलेगा तो हम लोगों को पर्दे पर या स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और ब्राइट फ्रिंज मिलने का मतलब वो कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें एक रिलेशन भी तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे जहाँ पर 2 पाई है वहाँ पर पाथ डिफरेंस लेमडा है, जहाँ 4 पाई है वहाँ पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है, ठीक है। तो इससे एक रिलेशन हम लोगों को मिलता है फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना। ये एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर डेवलप कर दिए। ये रिलेशन क्या हो गया कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाय लेमडा से मल्टीप्लाई करना होगा। चेक करके देख लो इसको, है ना। जैसे फेज डिफरेंस फाई चाहिए हम लोगों को 2 पाई लेमडा इंटू, देखो पाथ डिफरेंस कोई एक ले लो, है ना। 2 पाई अगर ले लिए हम लोग 2 लेमडा, 2 लेमडा लेंगे, लेमडा लेमडा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना। देखो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में क्या है 4 पाई। तो ये एक रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये तो हुई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों को पर्दे पर मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। कैसे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, अब जरा सा तुम लोग देखो। इससे पहले हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या पढ़े थे हम लोग, वी हैव R इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस हम लोग यहाँ पर 2n पाई लेते हैं तो जैसे cos फाई के प्लेस पर 0 डिग्री पुट करे, 0 पुट करे, 2 पाई पुट करे, 4 पाई पुट करे या 6 पाई पुट करे तो क्या आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ रिलेशन क्या हो जाए, cos 2n पाई, ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 1। और जब ये वैल्यू मिलेगा तो R का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम A1 प्लस A2। ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, यानी कि ये हो गया वैल्यू क्या मैक्सिमम। अब अगर ये मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग, I मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू R मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये R मैक्सिमम स्क्वायर हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, I मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस किए कि इंटरफेरेंस में दोनों लाइट वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। अगर दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा यहाँ पर तो क्या होगा, सिंस A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, है ना। दोनों को A कर दिए तो I मैक्सिमम का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू 4A स्क्वायर, ठीक है।
अगर ये लाइट वेव सिंगल होता, सिंगल वेव को अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करते तो सिंगल वेव के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंगल लाइट वेव का एम्पलीट्यूड ये था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग दोनों लाइट वेव को कंबाइन किए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोगों को मिला, तो यहाँ पर देखो लाइट वेव का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया है, 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होगी वो सिंगल वेव के इंटेंसिटी का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा जो इसका टाइप है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाश हो जाएगा इसमें। तो क्या विनाश हो जाएगा, चलो देखते हैं एक बार फिर, इसको फिगर से ही समझते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे से अपोजिट फेज में मिलता है, अपोजिट फेज में बोलने का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में, है ना। अपोजिट फेज में क्या होगा कि अगर फर्स्ट वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस प्लेस पर सेकंड वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, और अगर फर्स्ट वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उस प्लेस पर फर्स्ट वेव का अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उस प्लेस पर सेकंड वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये फर्स्ट वेव को हम लोगों ने दिखा दिया, पॉइंट को उसी तरह से इंडिकेट कर दो, ABCDEFGH। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेकेंड वेव का नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर फर्स्ट वेव सेकेंड वेव का पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो जब दो लाइट वेव एक दूसरे से अपोजिट फेज में मिलता है तब उस कंडीशन में क्या होगा कि अपोजिट फेज में मिलने के कारण इंटेंसिटी का अमाउंट मिनिमम हो जाएगा, और जब इंटेंसिटी का अमाउंट मिनिमम हो जाएगा तो हम लोगों को पर्दे पर क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। ठीक है, हम लोगों को पर्दे पर मिलेगा डार्क फ्रिंज, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन टू लाइट वेव्स मीट इन अपोजिट फेज देन डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो लाइट वेव एक दूसरे से विपरीत फेज में मिलता है तो पर्दे पर हम लोगों को डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है, इस घटना को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि फर्स्ट लाइट वेव हम लोग दिखा दिए, सेकेंड लाइट वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, जो अपोजिट फेज में होगा। अब वो ए से स्टार्ट होगा तब तो सेम फेज में चला जाएगा, उसको स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, बी से। अगर बी से स्टार्ट होगा तब दोनों कहाँ होगा, अपोजिट फेज में। अब सोचो कि अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, ये हाफ साइकिल यानी कि पाई, और अगर वेवलेंथ के टर्म में दिखाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ/2। उसी प्रकार से अगर मान लो बी से स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, डी से। अगर डी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई 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 3 पाई। पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 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 3 λ/2। अगर डी से स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ से। एफ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 5 पाई है ना, 2 और जुड़ जाएगा, और पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 2 और हाफ लैम्डा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 λ/2। तो अब इस कंडीशन में फेज डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, है ना। ये क्या हो गया, ओड मल्टीपल हो गया पाई का। ओड मल्टीपल हो गया तो ओड मल्टीपल को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n+1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n का वैल्यू 0 से हम लोग ले लिए। उसी तरह से लैम्डा को क्या लिखेंगे, λ/2 पाथ डिफरेंस को 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन।
इसको क्या लिखा जाएगा, 2n + 1 λ/2। यहाँ भी वही कंडीशन लगा दो, वेयर n = 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब देखो कंडीशन यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर कॉस का वैल्यू पुट करें, देखो तो कॉस का वैल्यू पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा, इन सब का वैल्यू हम लोगों को मिलता है -1, यानी कि 2n + 1 पाई = -1। और जब ये -1 लेंगे तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में, तो ये हो जाएगा मिनिमम, घट जाएगा, मिनिमम। ठीक है। तो I का जो वैल्यू लेंगे, इंटेंसिटी का वैल्यू लेंगे, वो भी मिनिमम हो जाएगा। ये माइनस। अब इंटरफेरेंस के केस में दोनों एम्पलीट्यूड सेम, और जब दोनों एम्पलीट्यूड सेम तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी कि I मिनिमम का वैल्यू 0। ठीक है। तो जैसे सिंगल वेव का इंटेंसिटी कुछ था, लेकिन जब इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोगों को मिला, तो वहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया 0। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है तुम लोगों को। अब देखो, इसमें हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है। सस्टेन मतलब क्या हुआ, सस्टेन मतलब हो गया अस्थाई या स्टेबल। ठीक है। तो अस्थाई व्यतिकरण की शर्तें है ना, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। तो अस्थाई व्यतिकरण या स्टेबल इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा कंडीशन है, हम लोग वो कंडीशन देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये जान लो अस्थाई या सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को पर्दे पर क्या होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेगा रेगुलर पैटर्न में। ये जैसे हो गया ब्राइट, ये डार्क, उसी तरह ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये कंडीशन होगा। अब अगर यहाँ पर ये इंटरफेरेंस सस्टेन या स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, और जब कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो हम लोग इस पैटर्न को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है। ये पोजीशन कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, ब्राइट कभी इस पोजीशन पे है तो कभी इस पोजीशन पे आएगा, डार्क कभी इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो इस तरह से ये कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है। और जब कंटिन्यू चेंज होता रहेगा तो हम लोग इस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टेबल बनाएंगे। अब स्टेबल के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। उस कंडीशन को जैसे हम लोग फॉलो करेंगे तब जो हम लोगों को इंटरफेरेंस मिलेगा पर्दे पर या स्क्रीन पे, उस इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पोजीशन फिक्स्ड होगा। ठीक है। और हम लोग उसको क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि जो लाइट वेव है, लाइट वेव को कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो लाइट वेव्स should be coherent। ठीक है। लाइट वेव को कैसा होना चाहिए, लाइट वेव को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, कोहेरेंट का मतलब ये हुआ कि लाइट वेव्स जो होगा उस लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। कोहेरेंट मीन्स यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस।
ठीक है। अब ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये लाइट वेव है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग किसी दूसरे लाइट वेव को भी दिखा दिए। मान लो जैसे ये दोनों लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है। अब देखो कंडीशन यहाँ क्या होगा, अगर इस कंडीशन में दोनों लाइट वेव को हम लोग कंपेयर करें तो दोनों का फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ये हाफ है तो π/2। अगर इस पॉइंट पर हम लोग ले लें फेज डिफरेंस दोनों लाइट वेव का, ठीक है, थोड़ा सा साइड हो गया है ये, अगर इस पॉइंट पर ले तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइट वेव का, सॉरी इसको इस तरह से करो, है ना, जहाँ पर उसका मैक्सिमम हो वहाँ पर इसका मिनिमम है। तो जैसे ये लाइट वेव ले लिए, है ना। अब जो ये कंडीशन मिल रहा है हम लोगों को, ये इसका जीरो एम्पलीट्यूड, इसका जीरो एम्पलीट्यूड यहाँ या यहाँ कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, π/2। इस पॉइंट पर अगर ले, यहाँ भी फेज डिफरेंस π/2, ठीक है। तो हर जगह पर फेज डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये दोनों लाइट वेव्स क्या हो सकता है, कोहेरेंट हो सकता है। तो अगर दो लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्स कहेंगे। तो यहाँ जो पहला कंडीशन हमारे पास है वो पहला कंडीशन यही है कि लाइट वेव को कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, लाइट वेव्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक बोलने का मतलब क्या हुआ कि मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर्ड, ठीक है। लाइट वेव को कैसा होना चाहिए, सिंगल कलर्ड होना चाहिए। सिंगल कलर्ड क्यों लेंगे हम लोग, अगर हम लोग सिंगल कलर्ड नहीं लेकर व्हाइट लाइट ले लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे व्हाइट, हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्हाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट में 7 कंस्टिट्यूएंट कलर है। अब मान लो कि वो उसका जब इंटरफेरेंस हम लोग लेंगे तो इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या होगा, जैसा हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बाद। इंटरफेरेंस में जैसे फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो वो क्या होगा, 7 कंस्टिट्यूएंट में बढ़ जाएगा और अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग फ्रिंज विथ मिलेगा। तो कहीं पर कोई ब्राइट, कहीं पर कोई डार्क हम लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वाइट लाइट जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो जो सेंटर वाले पॉइंट पर है, सेंटर वाले पॉइंट पर हमेशा हम लोगों को ब्राइट फ्रिंज मिलता है, वाइट फ्रिंज मिलता है, ठीक है। लेकिन अदर फ्रिंज जो होगा वो कलरफुल हो जाएगा। और सिंगल कलर यूज़ करने से क्या होगा कि सिंगल कलर का वेवलेंथ सेम होगा, और वेवलेंथ सेम होगा तो हम लोगों को फ्रिंज भी कैसा होगा, क्लियर मिलेगा। जहाँ ब्राइट है वहाँ ब्राइट, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क मिलेगा। तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, पहला कि लाइट वेव को कोहेरेंट होना चाहिए, दूसरा लाइट वेव को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो हम लोग ऐसे डेफिनेशन में भी डिस्कस किए थे, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, स्लिट शुड बी नैरो। ये स्लिट क्या हुआ, अब जैसे तुम लोग देखो यहाँ पर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई गत्ते का टुकड़ा या कोई पेपर हम लोग ले लेते हैं जो ओपेक हो, है ना। इस पेपर में हम लोग क्या किए, एक होल बना दिए, इस होल से लाइट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए, होल। लेकिन अगर मान लो कि इस होल को होल के फॉर्म में नहीं लेकर हम लोग कट कर दें ऐसे, तो जब इसको कट कर देंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्लिट, ठीक है। तो जब लीनियर कट इसमें होगा किसी प्लेट में या किसी स्क्रीन पे, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, स्लिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग एक लीनियर कट बना दिए तो वो स्लिट हो गया। अगर हम लोग उसमें पिन होल करते हैं तो हम लोग उसको होल कहेंगे।
तो यहाँ पर हम लोगों को लीनियर कट चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लिए, स्लिट। तो ये स्लिट कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कि जैसे इंटरफेरेंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, 2 स्लिट्स लेते हैं। अब इन 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी पर्टिकुलर होना चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, डिस्टेंस कम होगा तो भी दिक्कत है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स शुड बी परफेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस जो होना चाहिए दोनों स्लिट के बीच का वो परफेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या है कि जैसे स्लिट के सामने हम लोगों को स्क्रीन रखना है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग स्क्रीन को या तो बहुत दूर रख देते हैं या बहुत नज़दीक रख देते हैं। नज़दीक रख देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई इतनी कम होगी कि हम लोग उसको सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और अगर दूर रख देंगे तब क्या होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई इतनी अधिक हो जाएगी कि हम लोग उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और लाइट का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो हम लोग स्क्रीन को भी प्रॉपर डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हम लोगों को जो अच्छे क्वालिटी का हम लोगों को इंटरफेरेंस मिल सके, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए या सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। इन सारे कंडीशंस को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो इंटरफेरेंस कैसा होगा, स्टेबल होगा, अस्थाई होगा, हम लोग उसको क्लियर देख पाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे इसमें एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, ठीक है। कोहेरेंट लाइट सोर्स यानी कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। क्या होता है ये कोहेरेंट लाइट सोर्स, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट, दोनों लाइट वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब दोनों लाइट वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे होगा, कब होगा, ठीक है। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू लाइट waves have same frequency, same wavelength and constant phase difference, then they are called coherent light sources, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि अगर दो प्रकाश तरंग या दो लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी समान हो, वेवलेंथ समान हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्स कहेंगे। तो दो लाइट वेव जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, है ना, दो लाइट वेव जिसका फ्रीक्वेंसी समान, वेवलेंथ समान और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसको हम लोग कोहेरेंट लाइट सोर्स यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पर ध्यान दो कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले ले, जैसे ये दो ट्यूबलाइट है, दोनों का वाटेज सेम है, पावर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी क्या ये दोनों ट्यूबलाइट कोहेरेंट लाइट सोर्स होगा, तो नहीं। दो एक इक्वल कैंडल, इक्विवेलेंट कैंडल भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे दो एक ही कैंडल है, मान लो उसको कट करके दो अलग अलग कैंडल बना दिए तो हर तरह से वो सेम होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों कोहेरेंट नहीं होगा। तो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो जैसे लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है वो समझ लो। जैसे ये मान लो कि तुम लोग पढ़े होगे केमिस्ट्री में, जैसे ये एटम है,
ठीक है, इस एटम में ये सब इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लो कि हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किए, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी दिए। ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, या अदर फॉर्म होगा। तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे सफिशिएंट अमाउंट में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जंप करके चला जाता है हायर ऑर्बिट में। ठीक है, तुम लोग केमिस्ट्री में जैसे पढ़ते होगे कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या एक्साइटेड स्टेट में वो रहेगा ज़्यादा देर तक? नहीं। एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो तुरंत फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में अधिक देर तक नहीं रहता है, वो ग्राउंड स्टेट में फिर वापस आ जाता है। और जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया तो जितना एनर्जी हम सप्लाई किए उतना एनर्जी वो फिर क्या करेगा? रिलीज कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो एनर्जी को उसी फॉर्म में रिलीज नहीं करके वो किस फॉर्म में रिलीज करता है? लाइट के फॉर्म में, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा वो लाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, E = h न्यू। तो न्यू = E/h, है ना, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्म में एनर्जी को वो रिलीज करेगा, ये एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हुआ। तो ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। इसी तरह से ये पूरे एटम में होता रहेगा, अदर इलेक्ट्रॉन या पूरे मटेरियल में होता रहेगा। अब ये सोचो कि जैसे किसी मटेरियल का हम लोग छोटा सा स्पेसिमेन लेते हैं, उस स्पेसिमेन में बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है, खरबों इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब उतना इलेक्ट्रॉन होगा या उतना एटम्स होगा, ठीक है, तो उतने एटम्स के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ये फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब जब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा एनर्जी का, तब उस कंडीशन में जब ये सिंगल कॉम्बिनेशन का ये हाल है, तो सोचो कि जब हम लोग दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे मटेरियल का तो उसमें क्या होगा? तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो तो किसी हालत में एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होगा। उसमें अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, उस अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स में सबका कॉम्बिनेशन को मैच कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में दो लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। अब जब दो लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस में हम लोगों को कम से कम दो कोहेरेंट लाइट सोर्स चाहिए। अब जब दो कोहेरेंट लाइट सोर्स चाहिए और दो कोहेरेंट लाइट सोर्स हो ही नहीं सकता है, तब तो इंटरफेरेंस का काम खत्म। अब इंटरफेरेंस हम लोगों को मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंगल लाइट सोर्स, मान लो कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा, लेकिन सिंगल लाइट सोर्स को ही अगर 2 पार्ट्स में बांट दिया जाए वो तो कोहेरेंट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइट सोर्स को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे मान लो ये एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के सामने हम लोग किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिए और उसमें 2 स्लिट्स कट कर दिए। अब ये जो स्लिट्स कट किए, ये दोनों स्लिट्स क्या करेगा? दो अलग अलग लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये दोनों लाइट सोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? सिंगल सोर्स से। इसलिए ये लाइट सोर्स क्या होगा? कोहेरेंट होगा। तो ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन आता है यंग्स डबल स्लिट्स में, है ना। यंग्स डबल स्लिट्स में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइट सोर्स के सामने हम लोग एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और उसमें 2 होल्स बना देते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। इस तरह से बनाएंगे होल्स कि सोर्स से वो सेम डिस्टेंस पर हो। तो ये दोनों लाइट सोर्स या ये दोनों स्लिट्स किसके तरह बिहेव करेगा? कोहेरेंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब हमारे पास अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग कोहेरेंट लाइट सोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड होगा? जैसे एक तो ये हो गया, एक तुम लोग पढ़ोगे फ्रेनेल बाइप्रिज्म। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में क्या होता है कि कुछ इस तरह का ये कंडीशन होता है। ये एक हम लोग प्रिज्म लेते हैं, इस प्रिज्म में ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 1/2 डिग्री, है ना, बहुत छोटा हो गया। और ये एंगल 179 डिग्री, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रिज्म को हम लोग कहते हैं फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म। अब इस फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म में क्या होगा? जैसे सिंगल सोर्स है, ये सिंगल सोर्स इस प्रिज्म से होकर डिफ्रैक्ट होगा और ये जो लाइट होगा, ये दोनों लाइट
दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म हो गया। उसी तरह से एक और है लॉयड्स मिरर, ये तो यंग डबल स्लिट हो गया, ये हो गया फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म। ठीक है, एक और कंडीशन होता है लॉयड्स प्लेन मिरर। लॉयड्स प्लेन मिरर में क्या है कि जैसे कोई एक प्लेन मिरर ले लिया, इस प्लेन मिरर के सामने ये सोर्स है। अब ये सोर्स से जो लाइट हम लोग लेंगे, ये साइड लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से। ये जो लाइट वेव है, इस लाइट वेव को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ भी एक सोर्स हम लोगों को मिलेगा, जो इसी सोर्स का क्या होगा, इमेज। अब ये दोनों सोर्स दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा और दोनों प्रोड्यूस हुआ किससे, सिंगल सोर्स से। तो इसके कारण भी हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये हो गया लॉयड्स प्लेन मिरर। तो ये सब मेथड है हमारे पास अलग अलग, यंग डबल स्लिट, फ्रेनेल बाइप्रिज्म, लॉयड्स प्लेन मिरर। इन सब के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करते हैं। ये कोहेरेंट लाइट सोर्स में क्या होगा, एक ही सोर्स है जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है तुम लोगों को कि किस तरह से हम लोग कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जो कंडीशन है सब, तो हमारे सिलेबस में 12 के सिलेबस में यंग डबल स्लिट ही हम लोगों को पढ़ना है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे जानकारी के लिए इसको ध्यान में रखना है। तो यंग डबल स्लिट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही।